तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी को एक बार मेरे तरफ से नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की इस क्लास में हम लोग आपके हिंदी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है आप लोगों का उसी को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समास के बारे में, ठीक है। और ये समास जो है इसमें क्या होता है कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसमें समास विग्रह भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक ही बार में सारी चीज को कंसेप्ट को समझेंगे। दूसरी बात यहाँ पे पढ़ना नहीं है, इसको समझने की कोशिश करना है। ये जो अगर आप लोग घर में जा करके गैस पेपर वगैरह जितना भी चीज है अगर उसका आप वर्ड मीनिंग को याद करते हैं तो वर्ड मीनिंग आप जितना याद कर ले वो आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम जो अभी यहाँ पे बताएंगे सिर्फ ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक के मदद से आप लोगों को वर्ड को देखना है और पकड़ना है कि इसमें से कौन सा समास किस टाइप के हैं, ठीक है ना। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले समास को। देखो सबसे पहले समास क्या होता है। समास जो होता है, ठीक है ना, इसमें हमें शब्द का विग्रह करना पड़ता है। विग्रह मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, ठीक है ना। और जो संधि विच्छेद होता है ना, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। समास और संधि जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना है बातों को। समास में क्या होता है, कभी दो शब्द जो होते हैं एक शब्द जो होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों में टूटते हैं, ठीक है ना। जबकि संधि में क्या होते हैं, दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखो हम क्या लिखे हैं, इसका परिभाषा, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो कि पदों का समान अर्थ धारण करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं, ठीक है ना। समास के जो भेद होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और ये 6 प्रकार का परिभाषा कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। ये जब भी पूछेगा तो ये 6 प्रकार के समास में से आपको बताना होता है कि ये शब्द दिया हुआ है ये कौन सा समास है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो समास होता है वो कौन होता है? अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव। तो देखो अव्ययी भाव पकड़ने का क्या ट्रिक है। तो अव्ययी भाव पकड़ने का ट्रिक यही होता है कि ये जो होते हैं शब्द के पहले आपको ट्रिक से काम करना है कि शब्द के पहले लिखा हुआ रहेगा आपका यथा, प्रति, वे, अनु, प्र, भार। क्या क्या लिखा रहता है? याद कर लेना इसको। यथा, प्रति, वे, अनु, प्र, भार। इतना सा अगर किसी भी भर, इतना सा शब्द के आगे में कोई भी अगर वर्ड मिलेगा तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखो हम एग्जांपल में दिए यथाशक्ति। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे तो यथा हमारे शब्द के आगे जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? यथा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो लिखे प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में क्या है? प्रति जो है ये हमारे शब्द के आगे लगा हुआ है। तो जैसे ही हमको यथा दिख जाएगा तो ये हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रति दिख जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। भर लिखा हुआ मिल जाएगा तो भी अव्ययी भाव हो जाएगा। प्र लिखा हुआ मिल जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस ट्रिक को याद रखना है। अगला जो समास होते हैं हमारा क्या होते हैं? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में देखो ट्रिक क्या होता है, ये एक दूसरे का कभी कभी विपरीतार्थक होते हैं। क्या होते हैं? विपरीतार्थक मतलब होते हैं उल्टे शब्द। क्या होते हैं? मतलब एक जो होंगे शब्द उसके जो बगल में शब्द होंगे वो एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं, ठीक है ना। या तो फिर दूसरा ट्रिक क्या याद रखना है, बीच में जो है ये हाइफन लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? हाइफन, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे, दिन रात। तो दिन जो होते हैं ये रात के क्या होते हैं? विपरीतार्थक शब्द है। तो देखो ये कभी कभी उल्टा होंगे। या तो इसका बेस्ट ट्रिक तो ये होता है कि बीच में क्या लगा हुआ रहेगा? हाइफन लगा हुआ रहेगा। हाइफन हम लोग इसको कहते हैं, जो बीच में इस प्रकार से दिया रहता है ये पूरा शब्द हमारा क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का परिभाषा नहीं पूछेगा, वो जब भी पूछेगा तो इसी प्रकार से 3-4 एग्जांपल दे देगा, बोलेगा ये कौन सा समास है। तो देख लेना, अगर द्वंद्व पूछा है तो उसके बीच में जरूर कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ रहेगा? हाइफन लगा रहेगा। अगर अव्ययी भाव पूछा होगा तो उस शब्द के पहले यथा, प्रति, वे, अनु, प्र, भार लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो अगला समास पे हम लोग आते हैं। अगला समास हमारा कौन सा है? द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। शब्द के पहले इसमें क्या होते हैं बाबू? संख्यावाचक। कौन सा शब्द होते हैं? संख्यावाचक शब्द। मतलब क्या होता है कि संख्यावाचक मतलब नंबरिंग लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? नंबरिंग। जैसे हिंदी में संख्यावाचक क्या क्या होता है? एक होता है, द्वि होता है, त्रि होता है ना, चतुर होते हैं। तो ये सब जो शब्द है वो गणित का मतलब हिंदी रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में जैसे हम लिखे त्रिनेत्र, मतलब क्या हुआ? त्रि लिखा हुआ है, त्रि क्या मतलब क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है?
तीन होता है, मतलब 3 गो नेत्र, यही ना हुआ इसका मतलब। तो जिस भी शब्द के आगे में एक, दुई, त्री, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्तम, है ना, अगर ये सब जैसे सप्त ऋषि बोलेंगे तो आगे में सप्त मिला हुआ है ना, तो सप्त मतलब क्या होता है? 7। क्या होते हैं? 7। तो मतलब जब भी कभी आगे में तुम्हें शब्द मिलेगा वैसा जिसमें संख्यावाचक होता है जो शब्द, तो वो समझना हमारा द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, कभी कभी बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है द्विगु और द्वंद्व में। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसको समझ लो। द्वंद्व में देखो 2 बार 2 लगा हुआ है। कितना बार लगा हुआ है? 2 बार। तो इसको ट्रिक से याद रखना, ठीक है ना, कि 2 बार जिसमें 2 लगा हुआ रहेगा ना उसमें हाइफन लगा हुआ रहेगा। ठीक है ना, और द्विगु जो होते हैं इसमें 2 बार 2 नहीं लगा हुआ है, इसमें एक ही बार द्वि है, सिर्फ 2 एक ही बार है। और यहाँ पे क्या होता है? इसका प्रयोग क्या होता है? संख्यावाचक के लिए होते हैं। ठीक है ना, ये नाम में उल्टा पुल्टा नहीं कर देना बाबू, हम बार बार समझा रहे हैं, द्वंद्व और द्विगु अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि जो द्वंद्व पढ़ाए उसको द्विगु समझ लेना, जो द्विगु पढ़ाएंगे वो द्वंद्व में अलग काम कर देना। तो ये थोड़ा सा भी मिटकेस अगर करोगे तो पूरा भारी मिटकेस हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। क्या क्या बोले? द्वंद्व समास में हाइफन लगा हुआ रहेगा और द्विगु समास में संख्यावाचक लगा हुआ रहेंगे। ठीक है ना, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा आता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होते हैं? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होते हैं ये अपने आप में एक समास होते हैं, सॉरी वीआईपी होते हैं। क्या होते हैं रे? वीआईपी। वीआईपी मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब कि ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? जिसके शिखर पर क्या हो? चंद्रमा हो। क्या हो रे? इसका जब तुम शब्द को देखोगे ना तो ये नॉर्मल आदमी के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है ना? नॉर्मल व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होगा। जिसके सर पे चंद्रमा हो, शंकर भगवान का बात हो रहा है कि नहीं है? तो जिसके सर पे चंद्रमा है तो मतलब वो चंद्रशेखर उसके बदले में प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे बोलेंगे नीलकंठ, तो नीला, जिसका कंठ नीला है, शंकर भगवान होते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाएंगे? बहुब्रीहि समास। इसमें तुम देखोगे जो शब्द लिखा हुआ रहेगा उसका तुम अर्थ जब निकालोगे एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो जाएगा वो। ठीक है ना, यही चीजों को ध्यान में रखना है। फिर जैसे लिखे लंबोदर, मतलब क्या होता है? जिसका लंबा है उदर। उदर मतलब क्या होते हैं? पेट होता है। जिसका लंबा है उदर मतलब जिसका लंबा है पेट, तो गणेश भगवान हो जाता है। तो नॉर्मल व्यक्ति का प्रयोग ही नहीं होगा इसमें। तुम देखो जैसे लिखे गंगा जल, सॉरी प्रोडक्ट क्या है? बिना पानी। क्या है? वीणा पानी। वीणा पानी जो होते हैं ये क्या होते हैं? सरस्वती माता के लिए प्रयोग होता है, जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पानी हो जाते हैं। तो ये देखो नॉर्मल व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ क्या? नहीं हुआ। जैसे बोले दशानन। दशानन मतलब क्या होता है? जिसके 10 भुजा है ना, यही होते हैं जी, 10 सिर होते हैं। हाँ, 10 सिर होते हैं, तो जिसके 10 सिर होते हैं रावण को होते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता, ये स्पेशल वीआईपी के लिए होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सन है कि नहीं है, जिसको हम शास्त्र में पढ़ते हैं, है ना, तो उनके लिए ये प्रयोग होता है। तो बहुब्रीहि समास से इसको याद रखना है कि ये विशेष अर्थ बतलाते हैं और किसी खास व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। ओके, निश्चित रूप से यहाँ समझ आना कि कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में बात करेगा, है ना। इसमें तो कोई शब्द भी आ जाएगा, दिन रात आ गया, त्रिनेत्र आ गया, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। अच्छा, तुम लोग ये गलती नहीं कर देना, वहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि दो को देगा इस तरह का। जैसे त्रिनेत्र दिया तो इसका भी मतलब हो जाएगा क्या? शंकर वन हो जाता है, तो इसका भी मतलब हो जाता है, इसका भी मतलब होता है। तो ऐसा नहीं होगा वहां पे एग्जाम में। एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा ना तो ऐसा ऑब्जेक्टिव भी देगा। यहाँ तुम कह सकते हो, यहाँ त्रिनेत्र यहाँ भी हमारा आ जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, लेकिन त्रिनेत्र इसमें भी आएगा। लेकिन अगर तुमसे द्विगु पूछा है तो द्विगु में अगर त्रिनेत्र दिया है, चंद्रशेखर दिया है, तो हमको त्रिनेत्र मारना है। बात समझ आया ना? तो अगर बहुब्रीहि पूछेगा तो वह त्रिनेत्र को नहीं देगा, ये भी याद रखना। समझ आया ना? तो अगर त्रिनेत्र दिया, चंद्रशेखर दिया, तो दोनों शंकरवान हो गया हुए ना। तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं देता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है कि बहुब्रीहि पूछेगा तो पहला दिमाग में ये लोड रख लेना कि हमको उसमें कोई खास व्यक्ति को सर्च करना है, ठीक है ना। ऑप्शन जो 4 मिलेगा हमको क्या खोजना है? कोई खास व्यक्ति के बारे में कौन सा शब्द में बात किया है, तो वही हमारा बहुब्रीहि समास होंगे, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला समास देखो हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? देखो ये बहुत आसान है, इसमें तुमको बिगड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सा समास मतलब शब्द को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब तुम तोड़ोगे शब्द को तो तुम्हें बीच में कहीं ना कहीं कारक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह अब क्या होता है? तो तुम लोग पहले से भी पढ़े हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान में, पर ये सब जो होते हैं ये सब कारक चिन्ह है हमारा। क्या है? कारक चिन्ह। यहाँ हम कारक चिन्ह लिख दिए हैं, ने, के, ये वह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये क्या होते हैं? आपादान से संबोधन, काके की, अधिकरण में पर,
हाँ, संबंध का के की अधिकरण में पर। तो इतना सा जो होते हैं ये हमारा कारक चिन्ह हो जाते हैं। क्या होते हैं? अब यहाँ देखो, जैसे हम एग्जाम्पल में दिए देव कन्या, क्या दिए रे? देव कन्या का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देव का कन्या, ये ना होगा, देव का कन्या, है ना। उसी तरह से यहाँ पे दानवीर में क्या हो जाएगा? दान में वीर, यानी दान देने में जो वीर है उसको दानवीर कहेंगे। तो दान में वीर जैसे बोले, देखो यहाँ पे आया ना, में शब्द आया ना हमारा, तो विग्रह जैसे करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये कारक, मतलब तुम्हारा कारक का कोई ना कोई विभक्ति उसमें छुपा हुआ रहेगा, ठीक है ना। फिर जैसे देखो यहाँ पे फिर क्या है? गंगा जल, क्या है रे? गंगा जल मतलब क्या हो गया? गंगा का जल। तो गंगा का जल, जैसे इसको तोड़ना पड़ता है। समास तुम तभी बना पाओगे जब तक कि तुम इसको तोड़ोगे नहीं रे, डोड़, समझा यहां रहे ना। तो वहां का चीज तुम देख रहा है, बताओ यहां पे क्या है रे? गंगा जल। क्या होता है गंगा जल? गंगा का जल मतलब क्या हुआ? गंगा जल। उसके बाद फिर क्या है? देशभक्ति, मतलब क्या हुआ? देश के लिए जो भक्ति होते हैं उसको क्या कहते हैं? देशभक्ति कहते हैं। तुम इसको, जब तुम इसका विग्रह करोगे तो देखो देश के लिए मतलब भक्ति हुआ, तो यहाँ के लिए का प्रयोग हो रहा है। तो के लिए का प्रयोग हो, समझो वो कौन सा समास है? हमारा तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार से सत्यवादी। तो तुम जब भी समास में तुमसे अगर पूछेगा कि इनमें से कौन तत्पुरुष समास है, समझो बातों को, तभी विग्रह करना। इन्हें कब सभ्य में विग्रह करके हम चेक करें? क्यों करेंगे विग्रह? हमको तत्पुरुष समास में ही तो विग्रह कर रहे हैं सिर्फ। तो जब 4 ऑप्शन देगा तो वो चारों का कर देना विग्रह। अगर तत्पुरुष ने दिया है, बहुव्रीहि दिया है, तो हमको खोजना कि इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम कौन सा है, ठीक है ना। अगर मान लो द्विगु दिया है तो हमको क्या खोजना है? सिर्फ उसमें संख्यावाचक वाला कौन सा शब्द है, ठीक है ना। अगर हमको द्वंद्व दिया है तो डैश वाला कौन सा है, बात समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो हमको अव्ययी भाव दिया है तो ये 4 ठो वर्ड को याद रख लेना, है ना, 4-5 ठो। उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट में बाबू हमारा आता है कौन? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है? इसमें ध्यान से समझो, इसमें कोई ना कोई शब्द, जो एक शब्द जो लिखा हो रहेगा वो एक दूसरे का विशेषता बतलाएगा। कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है ना। या तो कभी कभी क्या होगा? एक दूसरे का तुलना करेगा। क्या करेगा बाबू? तुलना करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ बोला है चंद्रमुख। क्या बोला है रे? चंद्रमुख का मतलब क्या हुआ? जिसका मुख जो है चंद्रमा के समान है। यहाँ पे क्या किया? तुलना किया। क्या किया? तुलना किया। मतलब मुंह का तुलना किससे किया? चंद्रमा से किया। तो ये हमारा कौन सा समास कहलाएगा? ये हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश देखो, नील कमल। यहाँ नील कमल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नील कमल हमारा क्या हो जाएगा बाबू? तो जिसका मतलब आंख जो है, ये नहीं होगा नील कमल, मतलब क्या होगा? नीला कमल, है ना, ये नहीं होगा। हाँ, नीला कमल। तो नीला कमल मतलब क्या हुआ? यहाँ पे विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। तो फिर देखो यहाँ पे नव पुरुष मतलब नया पुरुष, ये नहीं होता है, नया पुरुष। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो ये सब चीजों में तुम ध्यान देखना, जब इसका विग्रह करोगे बाबू तो तुमको देखना पड़ेगा कि इसमें विशेषता बता रहा है या फिर एक दूसरे का तुलना कर रहा है। अगर विशेषता बतलाएगा या फिर तुलना करेगा तो वो हमारा कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से ये समास का, अगर इतना सब पढ़ने के बाद अगर तुम लोग का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आते हो तो समझो कि इसमें मास्टर का गलती नहीं है, हमारा कोई गलती नहीं है, तुम लोगों का गलती हो जाएगा। समझ में आया ना। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, और ये हम लिख के देते हैं कि इससे 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। समझी बातों को कि नहीं? तो ठीक है फिर। तो प्यारे बच्चों, फिर से हम मिलेंगे एक न्यू क्लास के साथ में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।